ओके, तो अब हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। क्योंकि 7:02-3 हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फैक्ट रंगमंडल और प्रवीण गुंजन का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि एक तो इस तरह के विषय जो कि बड़े मौजूद विषय हैं, जो बहुत आज का विषय है और थोड़ा कठिन विषय है, इसका उत्तर दे पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूरी विषय है। उस विषय पे प्रवीण ने चर्चा रखी एंड ये चर्चा हम देख रहे हैं, विचार विमर्श आदान प्रदान पिछले 10-12 दिनों से चल रहा है और अभी आने वाले 2-4 दिन और चलेगा। तो ये लंबी चर्चा, लंबे विचार विमर्श का ये दौर रहा, जिसमें अलग अलग तरह के अलग अलग थिएटर प्रैक्टिशनर्स आए, संस्थान से जुड़े हुए लोग आए। ये एक जिसको कहा जाए कि बहुत ज़रूरी एंड आज के समय का चिंतन है, जिससे शायद मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है, जिसका सामना हम सबको मिल करके करना ही होगा। एक तो इस तरह का चिंतन ऐसे समय में, जबकि बहुत मुश्किल का समय है, इस तरह के चिंतन का एक मंच तैयार करने के लिए, चिंतन के लिए लोगों को इकट्ठा करना और बातचीत करना और अपने दौर, अपने समय और तरीके को ढूंढने का प्रयास करना, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। मैं फैक्ट रंगमंडल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बातचीत के लिए मुझे बुलाया। एंड मैं विशेष रूप से प्रवीण गुंजन का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैंने कुछ स्क्रिबल किए हैं, कुछ मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं, तो मैं बीच बीच में अपने उस पॉइंटर्स की तरफ भी जाऊँगा और कुछ उसको इलॉबरेट करते हुए कुछ आपसे बात भी करूँगा। बीच बीच में मैं अपने नोट्स की तरफ भी जाऊँगा। ये जिस समय में ये जो विषय है, कोरोना काल, संस्थानों का दायित्व, प्रशिक्षण और कलाकार, ये अपने आप में थोड़ा जटिल विषय है, आवश्यक विषय है, जहाँ हम अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रशिक्षण और अपने बारे में, अपनी कम्युनिटी, अपने जो हमारी जो अपनी बिरादरी है, हम उसके बारे में बात और चिंतन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वो चिंतन बहुत ज़रूरी चिंतन है। थोड़ा मुश्किल विषय है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी कुछ बात आपके सामने रख पाऊँ। जैसा हम सब जान रहे हैं कि ये जो कोरोना है, ये विश्वव्यापक महामारी है। एंड ये जो कोरोना जैसी विश्वव्यापक महामारी है, इसने एक तरह से नए ट्रुथ को, नए सत्य को उद्भाषित कर दिया है। कई प्रकार के जो आभास हमारी ज़िंदगी में रहे हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी संचालित होती रही है और जिससे हमें सुरक्षा और शक्ति का एहसास अब तक होता आ रहा था। हम महसूस कर रहे थे कि हम सुरक्षित हैं, हम महसूस कर रहे थे कि हम शक्तिशाली हैं। अचानक उसका एक ऐसा सच सामने आया है जिसमें हम सब एक तरीके से एक नंगा सच, एक जिसको कहा जाए कि नेकेड ट्रुथ हम सब के सामने आ गया है। और अचानक हमें लगने लगा है कि हम एकदम से असुरक्षित हो गए हैं, शक्तिहीन हो गए हैं। एक तरफ जीवन का संघर्ष है, जीवित रहने का संघर्ष है, कोरोना से उपजा हुआ भय है, फियर है, और उस भय से उपजने वाली एक तरीके से हताशा भी है। जीवन का संघर्ष है, भय है, एंड उस भय से उत्पन्न होने वाली हताशा है। अब ये जो भय का माहौल है, या ये जो भय हमारे आसपास मंडरा रहा है, वो कितना
वास्तविक है या सृजित किया हुआ है, इसका अभी हमें पता नहीं है। इसका पता आने वाले समय इस बात को निर्धारित करेगा कि ये जो भय है ये सृजित भय था या ये वास्तविक भय था। सो ये तो समय निर्धारित करेगा कि ये किस किस्म का भय है। सो जो समय निर्धारित करेगा उसको हम समय में ही जा कर के पढ़ सकते हैं, उसको हम समय में ही समझ सकते हैं। लेकिन इस समय हम जो कर सकते हैं वो मुझे लगता है कि ये भय का समय तो है, लेकिन संघर्ष हमारा इस बात का है कि ये भय से जो निराशा पैदा होगी, हम उस निराशा को पैदा ना होने दें। ये जो भय है इसको हम निराशा में तब्दील ना होने दें। फ़िलहाल मुझे लगता है कि उसी दिशा में निरंतर रूप से सक्रिय काम करने की ज़रूरत है, उसी दिशा में हमको सक्रिय होने की ज़रूरत है। और ये जो फैक्ट रंग मंडल ने ये जो प्रयास किया है एंड ये फैक्ट रंग मंडल का जो ये इनिशिएटिव है, जिस मंच पे मैं आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ आया हूँ, मैं इसको उसी दिशा में एक प्रयास के रूप में देख रहा हूँ कि ये जो भय का माहौल है, ये जो हम जीवन का संघर्ष कर रहे हैं, हम बहुत बेसिक ज़रूरतों के बारे में हम बात करने लगे हैं एंड उससे जो एक निराशा पैदा हो रही है, ये निराशा हमें न घेरे, क्योंकि अगर इस निराशा ने घेर हमें लिया तो फिर हम बहुत अक्षम हो जाएंगे, फिर हम अपने समय से शायद लड़ भी नहीं पाएंगे। तो उस दिशा में ये जो प्रवीण गुंजन का ये जो फैक्ट रंग मंडल का ये प्रयास है, मैं इस प्रयास को उसी दिशा में देख रहा हूँ कि ये शायद निराशा से लड़ने में, निराशा के बीच में एक संवाद कायम करने में, शायद अपनी तकलीफ़ बांटने का एक बहुत ही ज़रूरी मंच के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि ये जो चर्चा पिछले 10 दिनों से चल रही है, इस चर्चा की पूर्व श्रृंखला में आप देखिए कि बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत तरह की बातें की हैं एंड मोर और लेस बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हर किसी के वक्तव्य में आप देखिएगा कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमको सुनने को मिल रही हैं एंड बहुत सारी बातें हैं जो इस चर्चा में हुई हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसको एक तरीके से रिपीट ना करूं, लेकिन मेरे प्रयास करने के बावजूद भी मुझे मालूम है कि उसका रेपिटेशन कहीं ना कहीं होगा, बट उस रेपिटेशन का हो सकता है कि संदर्भ थोड़ा डिफरेंट हो, संदर्भ कुछ और हो। सो आप थोड़ा संदर्भ को भी उम्मीद है कि आप उस संदर्भ को भी समझेंगे। सो मैं बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि इस चर्चा की जो श्रृंखला है, इसके पूर्व में पूर्व की एक वक्ता प्रोफेसर कीर्ति जैन ने अपने वक्तव्य की भूमिका में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं उनको कोट कर रहा हूँ, आई कोट, हमने अपने जीवन दर्शन में उदारता सीखी थी। मुझे लगता था कि हमारी सभ्यता में उदारता है, तभी हम दूसरी सभ्यताओं से बेहतर हैं। पहले भी दरार दिखी, लेकिन तब हमने इसे बाज़ारवाद और कैपिटलिज्म का प्रभाव मान लिया। लेकिन आज की असलियत ने तो हमें न सिर्फ दुनिया की आंखों में बल्कि अपने स्वयं की आंखों में भी नंगा कर दिया है। ये जानना कि दरअसल हम छोटे और संकीर्ण लोग हैं, ये मुझे आज की सबसे बड़ी त्रासदी लगती है। अनकोट। ये जो कीर्ति जी का वक्तव्य है, ये वक्तव्य आज के समय में, हमारे समय में, और हम जैसे कला और साहित्य से जुड़े हुए लोगों के लिए सच में चिंता का विषय है। कीर्ति जी की चिंता जो है एक वाजिब चिंता मुझे नज़र आती है, और इस चिंता में आप देखिए कि आत्मविश्लेषण और गहन चिंतन की मांग करती है ये चिंता, कि इस पे हमें लगातार विश्लेषण करना चाहिए और इस पे आत्मचिंतन हमें करने की ज़रूरत है। साहित्य कला से जुड़े होने के नाते इस चिंतन की सबसे बड़ी और सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी हमारी है। इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। इस संकट का सामना करने में, इस लड़ने भिड़ने में, इस मूल चिंतन का बराबर ख्याल रखना होगा।
आत्मविश्लेषण भी करते चलना होगा। सो हम लड़ेंगे, हम झगड़ेंगे, हम बात करेंगे, हम बहस करेंगे, लेकिन ये जो मूल चिंतन है, क्या हम सच में संकीर्ण हो गए हैं? क्या जो हमारा जो फिलोसफिकल पोजीशन था, जिसको लेकर के हम अब तक जिंदा थे, क्या वो सच में कमज़ोर पड़ गया है? मैं दिल से चाहता हूँ कि कीर्ति जी की ये चिंता जो है वो झूठी साबित हो, और हम फिर से अब साबित कर पाएँ कि हम सच में उदार लोग हैं, हम सच में सहिष्णु हैं। हाँ, सो मेरी दिली ख्वाहिश यही है। लेकिन ये जो चिंता जो इस समय में इस उभरी है, ये बेजा चिंता नहीं है। आप देखिए तो जिस तरीके से लोग सड़कों पे निकले हैं, जिस तरीके से पलायन हुआ है, जिस तरीके से लोगों को बेसहारा छोड़ा गया है, कई बार हमें ये डाउट होता है कि क्या ये हम ही हैं? ये मेरी सड़क पे लोग चल रहे हैं और मैं बेखबर हूँ, अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ। तो निश्चित रूप से ये जो कीर्ति जी की चिंता है, वो हम तमाम लोगों पे, हम तमाम जो ये तमाम घटनाएं घटी हैं, उस पे एक सवाल खड़ा करता है, एंड एक पुनर्मूल्यांकन, एक विश्लेषण की ये मांग करता है। सो मैं अपनी बात यहीं से शुरू कर रहा हूँ, ये मेरे बात का प्रमाइस है। अब मैं बात करूँगा कला और उससे जुड़े हुए संस्थानों की। अगर कला और उससे जुड़े हुए संस्थानों की आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कलाओं का संरक्षण और संवर्धन उन लोगों की जिम्मेदारी रही जिनके हाथ में शक्ति थी। उन्होंने कलाओं को उसी तरीके से पोषित किया, उन्हीं कलाओं को पोषित किया जो उनके शक्ति के आड़े नहीं आ रही थी, चाहे वो नाट्यशास्त्र के प्रेरक देवी देवता हों, या फिर राजा महाराजा हों, मंदिर मठ हों, या गांव देहात हों। सबने अपने नियम बनाए और उसी नियम के इर्द गिर्द कलाएं विकसित हुई, फली फूली। कलाकार उन्हीं कलाओं के सहारे, उसी व्यवस्था के सहारे कलाकारों ने अपना जीवन यापन, अपना सम्मान पाया। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके अपवाद हो सकते हैं, मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आप देखिएगा कि कलाएं जो भी पोषित हुई हैं, वो हमेशा शक्ति के इर्द गिर्द, ताकत के इर्द गिर्द, चाहे वो ताकत धर्म की ताकत हो, चाहे वो देवी देवता की ताकत हो, मंदिरों की ताकत हो, या फिर राजा महाराजाओं की ताकत हो, या फिर गांव समाज की ताकत हो। सो आप देखिए कि उसी ताकत के इर्द गिर्द कलाएं विकसित हुई हैं। आप देख लीजिए कि मंदिर के इर्द गिर्द किस तरीके की कलाएं, हमारे बहुत तरह की बहुत सारी कलाएं, रिचुअलिस्टिक आर्ट जो है, एंड जो मंदिर से जुड़े हुए जो कला हैं, वो मंदिरों उनको बहुत प्रश्रय दिया, वो उनके इर्द गिर्द बहुत फली फूली। उसी तरीके से आप देखिए कि राजा महाराजाओं ने भी दिया। सो एक तरीके से आप देखिए कि ये जो शक्ति के सेंटर थे, मैं संस्थाओं को देख रहा हूँ इन सेंटर्स के रूप में भी। मेरे लिए संस्थाएं, ये जो गांव देहात की जो व्यवस्था है, वो भी मेरे लिए एक संस्था है। मेरे लिए जो मंदिर और मठ की जो व्यवस्था थी, वो भी मेरे लिए एक संस्था है। मेरे लिए कोई स्पॉन्सरर था, वो भी एक संस्था की तरह था। मैं उसको संस्था, जो पुरानी जो संस्था के हमारे यहाँ तरीके रहे हैं, वो आप दिखेगा कि बिल्कुल ऐसा ही रहा है। आप नाट्यशास्त्र में लीजिए, नाट्यशास्त्र को मैं कोट कर रहा हूँ कि नाट्यशास्त्र में आप देखिएगा कि नाट्यशास्त्र में जो पहला नाटक खेला गया, आप याद कीजिए, आप में से बहुत सारे लोग इस वाक्य से परिचित होंगे कि जो पहला नाटक खेला गया, वो नाटक अवरुद्ध हो गया, वो नाटक रोक दिया गया। दानवों ने बड़ा उत्पात किया, कलाकारों को सम्मोहित कर दिया, उनको जिसको कहा जाए कि शिला के समान कर दिया, वो मूव नहीं कर सकें, वो डायलॉग भूल गए, और एक तरीके से देखिए कि एक उपद्रव हुआ और नाटक रुक गया। उसमें इंद्र को इंटरवीन करना पड़ा। अब आप देखिए कि ये जो पहला नाटक था, ये नाटक ही अपने आप में एक प्रोटेस्ट था, एक तरह का प्रोटेस्ट हुआ, एक तरह का उपद्रव हुआ, एक तरह का प्रोटेस्ट इस नाटक में था। बट आप देखिए कि इस नाटक को रोका गया, एंड रोकने के बाद क्या है, रोकने के बाद आप देखिएगा कि नाट्यशास्त्र नियम देता है, प्रावधान बनाता है, और फिर नियम बनाया जाता है, और वो जो नियम बनता है, उस नियम में आप देखिएगा कि ये जो उपद्रव है, इस प्रोटेस्ट को रोकने का भी इंतज़ाम किया जाता है। और हम देख रहे हैं कि नाटक जो है वो ओपन, खुले आंगन से, खुले मंच से, एक प्रोसिनियम जैसे नाट्यशाला में
प्रेक्षागृह में प्रवेश कर जाता है और नाटक की रक्षा के लिए अलग अलग स्थानों पे देवी देवता स्थापित कर दिए जाते हैं, निर्धारित कर दिए जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप नाटक को की रक्षा करेंगे, और साथ ही आप देखिए कि नाटक का उद्देश्य भी तय कर दिया जाता है। अब ये जो पूरा का पूरा ये जो एक सिस्टम बना, एक जो तौर तरीका, रीति रिवाज जो बने, आप देखिएगा कि इस देश में जितनी भी संस्थाएं बनी हैं कमो बेस इसी रीति पे बनी है। संस्थानों का निर्माण जो है वो कमो बेस आप देखिएगा कि इसी आधार पे हुआ है। ये पूंजी से जब कैपिटल आ रहा है इस देश में, तो आप उससे पहले देखिएगा कि कैपिटल से आने के पहले आप देखिएगा कि संस्थान जो हैं एक तरीके से केंद्रीकृत है, वो सेंट्रलाइज है। वो सेंटर कोई मंदिर हो सकता है, कोई टेंपल हो सकता है, वो सेंटर कोई राजा हो सकता था, वो सेंटर जो है कोई फ्यूडल लॉर्ड हो सकता था। आप देखिएगा कि संस्थाएं जो हैं ये केंद्रीकृत संस्थाएं थी। लेकिन जब कैपिटलिज्म आ रहा है, जहाँ से हम मॉडर्निज्म को भी हम परिभाषित कर रहे हैं, वहाँ से आप देखिएगा कि ये जो पूंजी आया, ये जो कैपिटलिज्म आया, उसने एक तरीके से संस्थानों का विकेंद्रीकरण कर दिया। ये जो हमारे परंपरागत संस्थान थे वो या तो टूट गए या कमज़ोर पड़ गए। सो ये जो हमारी परंपरागत जो हमारे संस्थान थे वो आप देखिएगा कि एक तरीके से डिसेमिनेट कर गए, एक तरीके से वो आइदर टूटें या कमज़ोर पड़े। अब आप देखिए यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो हमारे परंपरागत संस्थान थे या जो परंपरागत व्यवस्था थी, उसमें आप देखिएगा कि एक किस्म का स्थायित्व था, एक तरह की स्टेबिलिटी थी, क्योंकि मंदिर की अपनी एक व्यवस्था थी एंड मंदिर की अपनी एक स्टेबिलिटी थी। राजा भी जो होता था वो कुछ 10, 15, 20, 25, 50 साल होता था। तो एक राजा जो है वो साल भर भी रहता था, लेकिन 10, 20, 25, 50 साल भी रहता था। तो उसकी जो व्यवस्था थी वो उतने समय तक चलती थी। सो आप देखिए कि उसमें एक अस्थायित्व था, और उस अस्थायित्व में कलाएं विकसित हो रही थी और कलाकार पोषित हो रहा था। सो एक तरह का अस्थायित्व था, उसी में कला विकसित हुई और उसी में कलाकार पोषित हुआ। पूंजी जब आया, ये जो कैपिटलिज्म या मॉडर्निज्म जब आ रहा है, तो आप देखिएगा उससे उत्पन्न जो ये नई व्यवस्था आई, उसमें व्यक्तिगत आकांक्षाएं प्रबल हुई, एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था पैदा हुई। और आप देखिएगा कि ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मूल स्वभाव जो है ना, वो बड़ा चंचल है, वो लगातार बदलते रहने वाला है। इसमें एक किस्म का अस्थायित्व है, यह स्थायी नहीं होता है, ये हमेशा चलायमान होता है, ये बदलता रहता है। समय समय पर विचारधारा बदलती रहती है, नई चिंता पैदा होती है। इसीलिए इस डेमोक्रेसी से पैदा हुए संस्थानों के एजेंडा भी आप देखिएगा कि समय समय पर बदलते रहते हैं। जैसे आप पिछले हम कई सारे वक्तव्य में सुन रहे हैं ना, कि कई बार हमारी मजबूरी होती है कि हम ये नहीं कर पाते, हम करना वैसा चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। तो वो कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि आप देखिए कि ये जो डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी से ये जो व्यवस्था आ रही है हमारे सामने, उस व्यवस्था, ये चूँकि लगातार बदलते रहने वाली व्यवस्था है, इसलिए आप देखिए कि हर कुछ दिनों के बाद आप देखिए कि आइडियोलॉजिकल पोजीशन बदल जाते हैं। एंड जब आइडियोलॉजिकल पोजीशन बदल जाता है तो आप देखिए कि इन संस्थानों के एजेंडा भी बदल जाते हैं। एक तो ये बात। दूसरी जो बात है कि आप देखिएगा कि ये जो कैपिटलिज्म आ रहा है, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक नए तरह का एजुकेशन सिस्टम भी आ रहा था, और एजुकेशन के बहुत सारे संस्थान खड़े हो रहे थे। आप देखिए कि कलकत्ते में जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज बनता है, या मुंबई में सेंट जेवियर्स कॉलेज खड़ा होता है। सो आप देखिए कि ये जो नए शिक्षण संस्थान जो खड़े हुए, उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी, उनका जो शिक्षा देने का तरीका था, उसके केंद्र में व्यक्ति है। वो व्यक्ति को केंद्र में रखकर शिक्षा दे रहे थे, और हमारी आधुनिक शिक्षण संस्थान व्यक्तिगत क्षमता को विकसित कर रहे थे। इसीलिए मैं कोट कर रहा हूँ अपने मित्र व्योमेश जी को
कि व्योमेश जी जब बात कर रहे थे चर्चा में और संस्थान की बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज संस्थानों की अपेक्षा व्यक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। शायद इसके पीछे जो कारण है उसका कारण यही है कि हमारी पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो आप देखिए कि व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करने वाली शिक्षा व्यवस्था है। चाहे वो हमारा जो बेसिक एजुकेशन है, ग्रेजुएशन एमए के बेसिक एजुकेशन हो, या चाहे हमारे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे हमारी कला का एजुकेशन हो। आप देखिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एजुकेशन का जो तरीका है वो ये है कि हम सेल्फ के बारे में बात करते हैं, हम उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं एंड हम उस व्यक्ति की क्षमता को विकसित करना चाहते हैं। सो आप देखिए कि ये जो व्योमेश जी की चिंता थी कि व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट हो गया एंड संस्थान कहीं पीछे चले गए, संभवतः इसके पीछे एक वजह ये भी है कि हमारी पूरी जो शिक्षा की जो पद्धति है, जो शिक्षा का हमारा तौर तरीका है, वो उसके केंद्र में व्यक्ति है। अब ज़रा सा संस्थान को देखिए। अब अगर हम संस्थान की बात करें, जिसकी चर्चा हम पिछले 10 दिनों से लगातार कर रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय अकादमी हो, या प्रशिक्षण के राष्ट्रीय संस्थान हो, या कला के क्षेत्रीय और राजकीय संस्थान हो, आप देखिएगा कि आज़ाद भारत के ये तमाम संस्थान व्यक्ति केंद्रित रहे हैं। ये जितनी अकादमीज़ हैं वो एक व्यक्ति, नेहरू का विज़न था, जोनल सेंटर राजीव गांधी का विज़न था। आप अपनी इन अकादमियों को देख लीजिए कि हमारी ये जितनी भी अकादमियां हैं, इसके केंद्र में हमेशा आप देखिएगा कि ये अकादमियां तब बेहतर काम कर पाई हैं या तब अपनी क्षमता को रेखांकित कर पाई हैं जब इसके केंद्र में वैसा व्यक्ति रहा है। अपने व्यक्तियों की वजह से ये पहचाने गए हैं। अब आप संगीत नाटक अकेडमी को लीजिए तो आप देखिएगा कि सुरेश अवस्थी का जिक्र आता है, जो शुरुआती दौर में संगीत नाटक अकेडमी का काम है। तो सुरेश अवस्थी वो व्यक्ति था जो उसके केंद्र में था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आप देखिए कि इब्राहिम अलकाज़ी का नाम आता है, वो व्यक्ति था जो उसके केंद्र में था। भारतेंदु नाट्य अकादमी में आप देखिए कि राज बिसारिया का नाम हम लेते हैं। इंडियन थिएटर में हम बलवंत गार्गी का नाम लेते हैं। और जो अभी का हाल का बिल्कुल अभी हालिया दिनों में जो बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा, उसकी जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे संजय उपाध्याय और आलोक चटर्जी का नाम लेते हैं। सो आप देखिएगा कि ये संस्थानों के केंद्र में आप देखिएगा कि ये जितने भी हमारे आज़ाद भारत में संस्थान बने हैं, उसके केंद्र में आप देखिएगा कि व्यक्ति रहा है। अब ये संस्थान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये बड़े व्यापक हैं या इनकी चिंता बहुत सीमित है, वो इस बात पे निर्भर नहीं कर रहा है कि संस्थान का उद्देश्य क्या है। इसका निर्धारण सिर्फ और सिर्फ उचित नेतृत्व से हो रहा है। आप उठा करके देख लीजिए, पूरी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए तो आप देखिएगा कि जब जब उचित नेतृत्व मिला है तब तब वही संस्थान, जिन संस्थानों की आज हम कटु आलोचना कर रहे हैं, वही संस्थान बहुत वैलिड एंड मीनिंगफुल काम करते हुए हमको नज़र आ रहे थे। तो आप देखिए कि जब जब उचित नेतृत्व मिला है तब तब बेहतर काम हुआ है। अब इसमें त्रासद बात यह है, ट्रैजिक बात यह है कि आज जब ट्रैजिक समय है, जब ट्रेजिडी का समय है, तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये नेतृत्वहीन हैं। कहीं अध्यक्ष नहीं है, कहीं डायरेक्टर नहीं है, कहीं पे पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं। सालों से रिक्तियां पड़ी हुई हैं, रिक्त पड़े हुए हैं पद, रिक्तियां निकल नहीं रही हैं। और जहां रिक्तियां निकल रही हैं वहां या तो शिक्षक नहीं मिल रहे हैं या फिर लिए नहीं जा रहे हैं। दोनों वजह हो सकती है कि इधर शिक्षक नहीं मिल रहे हैं या आप जानबूझ करके आप उनको लेना नहीं चाहते हैं। सो आप देखिए कि कुल स्थिति बहुत जिसको कहा जाए कि उत्साहवर्धक स्थिति तो हमें नज़र नहीं आती है। गुंजन कह रहे हैं कि आप मान रहे हैं कि उचित वर्तमान में उचित नेतृत्व वर्तमान समय में नहीं है। आप देखिए ना, मतलब उचित नेतृत्व क्या कह रहे हैं, नेतृत्व ही नहीं है।
आप बताइए संगीत नाटक एकेडमी में कौन चेयरपर्सन है? जोनल सेंटर में डायरेक्टर नहीं है। हाँ, बीएनए में इसके बारे में लोगों ने बात किया है। मैं भी जो बात कर रहा हूँ इसमें मैं बहुत सारे अपने पूर्व वक्ताओं का भी रेफरेंस ले करके बात कर रहा हूँ। मैं कोई एकांगी बात नहीं कर रहा हूँ इसमें। मुझसे पहले बोले हुए जो लोग हैं उनकी बातों का भी मेरी बात पे सीधा सीधा प्रभाव है और मैं उसको स्वीकारता हूँ। उन्होंने मेरे विचार को एनरिच किया है। सो आप देखिए कि सच में आप देखेंगे कि नेतृत्व का एक तरह का संकट, एक तरह का अभाव तो हमको नज़र आता है, या नेतृत्व में वो साहस नहीं है। सो आप देखिए कि मैं जो पॉइंट जो यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ वो यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सारे संस्थान अपने अपने समय में बहुत इन्होंने महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया है। एंड वो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन आप देखिए कि उन महत्वपूर्ण उन विजनरी लोगों की वजह से वो संभव हो पाया है। और मैं ये मान रहा हूँ कि आज भी ऐसे विजनरी लोग हैं, उनको संभवतः आगे आने की ज़रूरत है, उन नेतृत्व में उनकी हिस्सेदारी की ज़रूरत है। आप देखेंगे तो ये जितने भी संस्थान हैं इनका कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पे है, काम कर रहे हैं। रोज़ाना ऑफिस खुल रहा है, दफ्तर खुल रहा है, काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सरकास्टिक हो रहा हूँ, मुझे ताजमहल का टेंडर याद आ रहा है। उसका एक डायलॉग है कि जब शहंशाह पूछता है गुप्ता जी से तो गुप्ता जी हर बार यही जवाब देते हैं कि काम चल रहा है हुजूर। सो पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं लेकिन ताजमहल नहीं बनता है, हमेशा काम चल रहा होता है। खैर ये तो एक तरह से मैं सरकास्टिक हो रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सीरियस बात ये है कि यदि हमें इन संस्थानों पर यकीन है तो हमें इन संस्थानों में अपना हस्तक्षेप लगातार बनाए रखना होगा, उचित नेतृत्व देना और बड़ी चिंता से इन संस्थाओं को जोड़ने में हमें अपनी भूमिका भी निभानी पड़ेगी। सामूहिक स्तर पर अगर हो सकता है ये भूमिका तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो व्यक्तिगत स्तर पर जिसकी जहाँ जितनी पहुँच है, जिसकी जितनी वाकफियत है, उन्हें प्रेरक की भूमिका निभानी चाहिए। अगर ये संस्थाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं तो मैं तमाम संस्थाओं की बात कर रहा हूँ, मैं शिक्षण संस्थान की भी बात कर रहा हूँ। सो ये हमारे संस्थान है, हमारे कंसर्न के संस्थान हैं एंड इसमें हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वो अगर हम नहीं भी चाहते हैं तो भी हम अपनी भूमिका निभाएं, हम इसमें किसी तरीके से इंटरवीन करें। और कैसे इंटरवीन करेंगे ये तरीका थोड़ा ढूंढना होगा। कई बार हो सकता है कि हम कलेक्टिव रूप से हम कुछ बात करें और कई बार हो सकता है कि वो कलेक्टिव नहीं संभव हो पा रहा है तो व्यक्तिगत रूप से हमारे बीच ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अगर अपनी व्यक्तिगत क्षमता से चाहें तो इन संस्थानों को एटलीस्ट रियलाइज़ करा सकते हैं कि उनका काम क्या है, उनको किस दिशा में काम करना चाहिए। सो ये हमारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी हमको लेनी होगी। दूसरी एक बात जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अब आप देखिए कि ये गतिविधियाँ बनी हुई हैं संस्थानों की, आर्काइव में रखे हुए मटेरियल का प्रसारण हो रहा है। ये जो आर्काइवल मटेरियल है वो निकाल करके प्रसारित किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है, क्योंकि नॉलेज जो है वो डिसेमिनेट हो रहा है, नॉलेज का प्रसार हो रहा है। बहुत सारा नॉलेज जो आर्काइव में कैद था वो आज पब्लिक डोमेन में आ रहा है एंड लोग उसको देख रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं, उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है कि जिन लोगों ने अपनी प्रस्तुति आपके आर्काइव के लिए एजुकेशन के उस उद्देश्य से अपने प्रस्तुतियों को आर्काइव कराया, आप जब उसका प्रसारण कर रहे हैं तो क्या आपने उनके बारे में सोचा जिन्होंने अपनी सामग्री एजुकेशन के पर्पस के लिए आर्काइव कराई थी? आपने उनके बारे में सोचा, उनसे पूछा, प्रसारित करने से पहले प्रसारण का क्या मानदेय दिया गया उनको? ये बड़े वाजिब सवाल हैं, इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं।
एंड शायद मुझे लग रहा था कि अगर ये कोरोना फेज़ में अगर इस तरीके के आर्काइवल मटेरियल का प्रसारण किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट उससे जो जुड़े हुए कलाकार हैं उनको ज़रा सा याद कर लिया जाता एंड उनको थोड़ी इसी के बहाने मदद पहुंचाई जाती, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता था। एंड उनको इस कठिन समय में कई सारे लोगों को मदद भी मिल सकती थी। अब यहाँ सवाल आप देखिए तो इंटेलेक्चुअल राइट का है कि ये जो आर्काइव में मटेरियल पड़ा हुआ है वो उस पर इंटेलेक्चुअल राइट किसका है? उस संस्थान का है जिसने एक मंचन के लिए उस संस्थान को 20-25-50 हज़ार रुपये दे दिए थे। क्या 20-25-50 हज़ार रुपये में उसका जो इंटेलेक्चुअल राइट है कला के ऊपर, वो क्या राइट पूरी तरीके से उस संस्थान के पास चला जाता है? या वो जो मानदेय उसको 20-25-50 हज़ार रुपये का दिया गया वो उस समय की प्रस्तुति के लिए था, उसने अपना राइट नहीं बेचा था। सो आप देखिए कि यहाँ पे एक तरीके से इंटेलेक्चुअल राइट की भी बात है। सो इस पे राइट किसका है? एंड उसके बहाने ये बहुत अच्छा मौका था कि ठीक है, नॉलेज डिसेमिनेट हो रहा है, नॉलेज बहुत लोगों के पास जा रहा है, बट शायद उन लोगों को भी कुछ अगर मदद की जा सकती तो बहुत अच्छा होता, उनसे पूछा गया होता तो बहुत अच्छा होता। ये मुझे लगता है कि बहुत गंभीर मसला है, इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक अनदर जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब आप देखिए कि जिस तरीके के इस देश में ज़्यादातर संस्थाएं हैं जो व्यक्तिगत प्रयास से चलने वाली संस्थाएं हैं, हम सब उसी तरह की संस्थाओं से आए हुए लोग हैं, निकले हुए लोग हैं। सो ये जो व्यक्तिगत प्रयास से चलने वाली संस्था जो हैं, इनके विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो बात ये है कि हुआ क्या है इस लॉन्ग रन में कि ये जो इमदाद हमको मिलता रहा है, ये जगह जगह हमको ग्रांट मिलता रहा, ये बड़ी अच्छी बात थी कि वो ग्रांट मिल रहा था, उससे हम बेहतर काम कर पा रहे थे। बट इस ग्रांट के चक्कर में हमारा थोड़ा नुकसान भी हुआ है कि ये जो व्यक्तिगत संस्थाएं थीं, इनके अपने परंपरागत साधन थे, संसाधन थे। इन संसाधनों का अपना एक इकोसिस्टम था, इनका अपना एक तौर तरीका था, एक किस्म की सामाजिक सहभागिता थी। इसी सहभागिता से संस्थान की इकोनॉमी भी जनरेट हो रही थी। अब आप देखिए कि चाहे वो बाज़ार में जाकर के टिकट बेचना हो, विज्ञापन इकट्ठा करना हो, या फिर जो समाज के सक्षम लोग थे उनसे सहयोग लेना हो, इसकी एक स्ट्रॉन्ग परंपरा थी। एंड हर आप देखिए कि व्यक्तिगत संस्थान की अपनी जिसको कहा जाए कि एक इकोसिस्टम था। इससे इकोनॉमी तो जनरेट हो ही रही थी, समाज को भी अपनी सहभागिता का, अपनी जिम्मेदारी का हम इसके बहाने बार बार एहसास करा रहे थे। मुझे लगता है कि इस तरह के जो हमारे परंपरागत जो तरीके थे जो अब हमसे छूट गए हैं, उस तरह के तरीके शायद हो सकता है कि सेम हूबहू वैसा तरीका नहीं, बट कुछ नए तरीके, अपने तरीके हमको अपने लिए इजाद करने होंगे, ढूंढने पड़ेंगे। इस तरह की जो छोटी इकनॉमी है, जो स्मॉल इकनॉमी हम जनरेट करते हैं, हो सकता है कि ये प्रोफेशनल थिएटर के लिए उतनी मददगार न साबित हो, उसके लिए एनफ ना हो, लेकिन ये जो गैर पेशेवर रंगमंच है, ये जो व्यक्तिगत संस्थान और गैर पेशेवर जो रंगमंच है, उसके लिए ये निश्चित रूप से सहयोगी होगी। संस्थानों को फंक्शनिंग के ऑल्टरनेटिव तरीके भी ढूंढने होंगे। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं कुछ समय के लिए चंडीगढ़ में था। चंडीगढ़ में एक फेस्टिवल हम जैसे कुछ नाटक के साथियों ने मिलकर के शुरू किया। एंड ऑफ कोर्स वो जो फेस्टिवल था उसमें चंडीगढ़ के जो स्थानीय रंग समूह थे उन्हीं का फेस्टिवल था। तो हमने वो फेस्टिवल शुरू में 6 दिनों का, 5 दिनों के फेस्टिवल से शुरू किया। उस फेस्टिवल की इकनॉमी कैसे जनरेट करती थी, उसके लिए पूरे 1 साल तैयारी की गई। एंड जिसका भी नाटक होता था, जो भी प्रदर्शन होता था,
उस प्रदर्शन में हम ये आने वाले 1 साल बाद आने वाले फेस्टिवल की घोषणा करते थे और दर्शकों से हम ये कहते थे कि आपके घर का जो अखबार है, आप महीने के आखिरी में उसको बेचते होंगे या 2-3 महीने पे बेचते होंगे, तो वो आप किसी और को ना बेच करके, कबाड़ी को ना बेच करके वो आप हमें दे दीजिए। हमारे लोग आपके घरों से अखबार पिक कर लेंगे और उससे जो पैसा इकट्ठा होगा उससे हम साल के आखिरी में एक फेस्टिवल करेंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको 5 दिन 5 नाटक दिखलाएंगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें दर्शकों का पार्टिसिपेशन हुआ और हम कुछ लोग जिनको डिप्यूट किया गया कि वो हर महीने जा कर के उन घरों से अखबार इकट्ठा करेंगे और उन्हें बाज़ार में बेचेंगे, ऐसे लोग लगे। हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया कि महीने में इकट्ठा करना अखबार, ये एक तरीके से फुल टाइम जॉब हो गया। तो फिर हुआ कि हम हर महीने नहीं लेंगे, 3 महीने पे लेंगे। उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि आप 3 महीना संभाल के रखिए और फिर उससे एक पैसा आया एंड उससे फेस्टिवल हुआ 6 दिनों का, 5 दिनों का। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस फेस्टिवल के बाद में सारी मंडली को जो बचे हुए पैसे थे, उनमें जितने भी पैसे बचे वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और उसको करते हुए हमें ये समझ में आया कि ये हर महीने जा कर के अखबार उठाना और उसको बाज़ार में बेचना ये भी महंगा काम है, इसमें कैसे पैसे बचाए जाएं। तो हमने नेक्स्ट ईयर से किया क्या कि हमने गुल्लक रखने शुरू किए। ये जो मिट्टी के मनी बैग आते हैं और जितने भी हमारे अखबार देने वाले हमारे दर्शक थे, हमने उनको नाटक के बाद में वो गुल्लक दिया और हमने कहा कि देखिए इसमें बहुत पैसा खर्च हो जाता है, तो बेटर ये है कि आप हर महीने का अखबार बेच करके उसका पैसा गुल्लक में आप डाल दीजिए। हम साल के आखिरी में फेस्टिवल से पहले वो गुल्लक कलेक्ट कर लेंगे आपसे और उसका जो पैसा आएगा उससे फेस्टिवल हम करेंगे। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, 5 साल फेस्टिवल चला। पहले साल हम संस्थानों को कुछ 4-4, 5-5 हज़ार रुपये दे पाने में सक्षम हुए और आगे के 2 साल 3 साल के बाद हम एक एक संगठन को कुछ 15,000 20,000 रुपये के आसपास देने में सक्षम रहे। और उसी पैसे से वो जो कबाड़ का पैसा था, वो जो अखबार का रद्दी का पैसा था, उस रद्दी के पैसे से हमने कुछ 10 दिन का फेस्टिवल हम करने लगे। उसी में सारा ऑडिटोरियम का किराया, ग्रुप के छोटे मोटे खर्चे, ग्रुप सुबह आ गया तो उसके लिए कुछ दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, ये सब करने के बाद हमने हर ग्रुप को 15-15, 20-20 हज़ार रुपये दिए। सो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था थी। तो क्या हम इस तरह की किसी एक इकनॉमी के बारे में भी शायद हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए, जो कि हमारा काम है, जो कि जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। कला संस्थानों के विषय में एक बात मैं और कहना चाहूँगा, वो ये है कि क्या ये संस्थान अपने लंबे समय में, इन संस्थानों का 50 साल 60 साल पुराना इतिहास है, अपने लंबे समय में जाने अनजाने पावर के सेंटर बन गए हैं? क्या ये शक्ति के केंद्र हो गए हैं जहाँ लगातार सत्ता की धींगा मुश्ती चल रही है? शतरंज की वही पुरानी बिसात बिछी हुई है, पासे लगातार फेंके जा रहे हैं। संभवतः खेलने वाले वही लोग हैं, सिर्फ चेहरे बदले हैं। ऐसा है, ये सत्य है, इसका दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की शंका मेरे मन में कई बार उठती है। मेरे मन में कई बार ये शंका उठती है, ये शक पैदा होता है। जब ये शक पैदा हो रहा है तो हमें इन संस्थानों के होने के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। क्या ये संस्थान अड्डे बन गए हैं? क्या यहाँ अड्डेबाजी हो रही है, अड्डा बन गया है? क्या इनका काम पावर सेंटर बनना था कि ये पावर के केंद्र बन जाए, शक्ति के केंद्र बन जाए? या इनका काम जो था वो कला में ऊर्जा का संचार करना था, कलाकर्म में ऊर्जा का संचार करना था, जो देश भर में कलाकर्म हो रहा था उसमें ऊर्जा का संचार करना था, या खुद अपने अंदर पावर को समेट करके बैठ जाना था? मुझे लग रहा है कि इनका काम ऊर्जा का संचार करना था कलाओं में। यहाँ मैं कीर्ति जी के शब्दों का सहारा ले रहा हूँ कि क्या ये संस्थान छोटे और संकीर्ण हो गए हैं?
संस्थान तो तीसरे दर्जे के क्लर्क और चौथे दर्जे के हेल्पिंग हैंड की मदद से भी चलाया जा सकता है। शीर्ष पर बैठे लोगों से सबको समाहित करने वाले विज़न की अपेक्षा होती है। सो इन संस्थानों को उस तरह के विज़न प्रस्तुत करने होंगे जिसमें जो इंक्लूसिव हों, जो सबको समाहित कर सके बिना भेदभाव के। ये कई बार ऐसा मुझे लगता है कि शायद ये संस्थान जो हैं एक पावर की जगह हो गए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से कलाकारों को इन संस्थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप पूछिए जिन लोगों को इन संस्थानों से काम मिलता है या जिनकी ज़रूरत होती है इन संस्थानों के पास, जिनको जाना पड़ता है, उनको किस तरह की शक्ति से उनका सामना करना पड़ता है। वो कभी भी आपके लिए वेलकमिंग नहीं होते हैं। आप मुझे बता दीजिए इन संस्थानों में आप आसानी से जा कर के आप अपने मन की बात या आप अपनी परेशानी कह पाएँ? क्या वैसा एटमॉस्फेयर है क्या? आप देखिएगा कि उस तरह का एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं है। आपको जाते ही वहाँ पे लगने लगता है कि आप किसी बहुत शक्तिशाली आदमी से मिल रहे हैं। और जिसको कहिए कि दुर्भाग्य की बात यह है कि वो शक्तिशाली व्यक्ति भी हमारे ही बीच का होता है, हमारे ही बीच का, हमारा ही कोई साथी होता है। सो प्लीज़ इसको आप शक्ति के अखाड़े मत बनाइए, इसको अड्डा मत बनाइए, बल्कि आप उस शक्ति का संचार जो है इन कलाओं के संवर्धन में रीजन्स में करें तो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे संकट समय में जब संस्थानों को आगे आकर अपना दायित्व निभाना होगा, ये संकट का समय है, इन तमाम संस्थानों को आगे आकर के अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। आपके पास सक्षम लोग हैं, आपके पास लोगों की कमी नहीं है, आप ज़बरदस्त योजनाएं बना सकते हैं, आपके पास विज़न की भी कमी नहीं है। और मैं मान लूँ कि हो सकता है कि ऐसे संकट के समय में आपको नहीं सूझ रहा है कि क्या करना चाहिए और कैसे मदद करनी चाहिए, तो आपके साथ तो देश भर के कलाकार जुड़े हुए हैं, पूरा देश आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपकी अपनी कमिटियों में सैकड़ों लोग हैं। आप उनके साथ विचार विमर्श करके योजना बनाइए और कला तथा कलाकार की मदद के लिए आगे आइए, ताकि उसे अपनी डिग्निटी न खोनी पड़े। शिक्षण संस्थानों में शिक्षक के बहाली की आयु की कोई ऊपरी सीमा होनी चाहिए क्या? मेरा ये निजी मामला है कि जो ऊपरी सीमा है इसको हटा देना चाहिए। शिक्षण संस्थान को काबिल शिक्षक चाहिए, फौज में लड़ने वाला युवा सिपाही नहीं चाहिए। योग्य शिक्षक संस्थान की ताकत होता है, चाहे वो 5 साल पढ़ाए या फिर 25, 30, 40 साल पढ़ाए। ये योग्य व्यक्ति कोई 25 साल का व्यक्ति भी हो सकता है और कोई 55 साल का आदमी भी हो सकता है। जो 55 साल का व्यक्ति है वो 5 साल अपनी सेवा देगा। आप उसकी योग्यता का वो जो 5 साल वो जो सर्विस दे सकता था, एबल टीचिंग कर सकता था, आपने एक अपर एज लिमिट लगा करके आपने बहुत सारे कैपेबल लोगों को छोड़ दिया है। मैं बिल्कुल युवाओं का विरोधी नहीं हूँ कि युवा नहीं आने चाहिए। बहुत सारे हमारे बीच बहुत सारे कैपेबल लोग हैं जो 25 साल 26 साल की उम्र में टीचर बने हैं एंड फंटास्टिक टीचर के एग्जाम्पल हमारे पास भरे हैं। रॉबिन दास बहुत युवा थे जब वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आए। रीटा कोठारी बहुत युवा थी जब वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आई एंड ये फंटास्टिक टीचर थे। हाँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब आज के समय में आप देख लीजिए ड्रामा स्कूल में बहुत सारे पोस्ट जो हैं वो भरे नहीं जा रहे हैं एंड उसके पीछे कहा जा रहा है कि नो वन फाउंड सूटेबल। हो सकता है कि नहीं मिल रहा हो, नो वन फाउंड सूटेबल, उसका लिमिट आप हटा दीजिए, अपर लिमिट, शायद आपको सूटेबल लोग मिल जाए, शायद आपके काम के लोग मिल जाए। सो ये जो अपर लिमिट है, ये एज का जो ऊपरी जो लिमिट है, मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है, बाकी काबिल लोग हैं वो इस पे विचार विमर्श करें, संभव हो तो उसको हटाएं, और अगर हटाएंगे तो शायद कुछ हम एबल लोग, कुछ अच्छे फंटास्टिक टीचर्स हमको मिल पाए। ये जो पिछला पूरा का पूरा 1.5 साल रहा है और जो भयावह दृश्य देश की सड़कों पर, अस्पताल में, रोजगार के क्षेत्र में देखने को मिले हैं, कला कर्म से जुड़े हुए
एक बहुत बड़ी जनसंख्या की स्थिति इससे अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है, बल्कि कई स्तर पर उससे भी ज़्यादा भयावह है। कलाकार की अपनी डिग्निटी होती है, वो बड़ा डिग्निफाइड होता है, वो अपनी भूख हर किसी के सामने जा कर के भूख का मुजाहरा नहीं करता है। उसकी डिग्निटी की वजह से ये जो भयावहता है वो आपको शायद इतनी नज़र नहीं आ रही हो, लेकिन स्थिति उतनी ही भयानक है, या मैं कहूँ कि उससे ज़्यादा भयानक है। कलाकारों को भी पलायन करना पड़ा है, भीषण तंगी से गुजरना पड़ा है। एक दो घटनाओं का मैं जिक्र करूँगा यहाँ पे, एंड मैं बहुत ज़्यादा उसकी आज की स्थिति पे मैं बात शायद करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि वो स्थिति इतनी भयानक है, लेकिन मैं सिर्फ दो घटना का जिक्र कर रहा हूँ, शायद उससे आपको स्थिति समझने में मदद मिले। कि ये जो कोरोना का पहला लहर था उसको तो कलाकार झेल गया, उसने अपनी तकलीफ़ को बाहर नहीं आने दिया, किसी किसी तरीके से करके अपने दोस्तों अपने साथियों की मदद से वो किसी तरीके से खड़ा रहा, वो अपने आप को टिकाए रखा। लेकिन ये जो दूसरी लहर आई, इसमें उसकी स्थिति बिल्कुल सामने आ गई। मैं आपको दिल्ली की एक घटना बतला रहा हूँ। दिल्ली के कुछ कलाकारों ने ज़रूरतमंद कलाकारों की मदद के लिए मंडी हाउस में राशन बांटा, और आप अंदाज़ा लगाएंगे कि उस राशन की कतार में कलाकार खड़े थे, और इतने लोग खड़े थे जितने का अनुमान सहायता देने वाले लोगों ने नहीं लगाया था। सो लोग कतार में खड़े रहें और राशन के लिए कि उनको खाने को मिल जाए, रात का उनका चूल्हा जले, और इतनी उनकी संख्या थी कि राहत की सामग्री ख़त्म हो गई। राहत देने वालों को उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ा कि हम फिर से आपके बीच आएंगे और फिर से हम राहत सामग्री देंगे। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि किस किस्म की लाइन है इस मंडी हाउस में, जिसमें कलाकार और कलाकर्म से जुड़े हुए लोग खड़े हैं, राशन के लिए खड़े हैं, अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए खड़े हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस भारी दिल से कलाकारों ने हाथ फैलाया होगा, और किस भारी मन से देने वालों ने उनको मदद की होगी। ये उस राजधानी की बात है जहां केंद्रीय योजनाएं बनती हैं और जहां 5 कदम की दूरी पर कला के राष्ट्रीय और केंद्रीय संस्थान हैं। अभी भी क्या प्रमाण देना पड़ेगा, प्रतिनिधि मंडल भेजना होगा इन संस्थानों में कि कलाकारों को मदद की ज़रूरत है, कलाकार सड़क पे आ गया है। बहुत चिंता का विषय है, भयंकर चिंता का विषय है। ये आपदा का समय है, लेकिन ये आपदा में अवसर लेने का समय नहीं है। ये संस्थान जो है आपदा की आड़ न लें, आपदा की आड़ में अपनी जिम्मेदारी से ये बच नहीं सकते हैं, इनको जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ और भयावह है। ये एग्जाम्पल एनएसडी एलुमनी का है, जिसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली हुई है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि एनएसडी का अपना एक परिवार है, एनएसडी की अपनी नेटवर्किंग है, एनएसडी को जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसका अपना एक सिस्टम है। वो अन्य कलाकारों से ज़्यादा मजबूत और समृद्ध हैं। पिछले दिनों 10-15 दिन पहले की बात है, एनएसडी एलुमनी का एक एसोसिएशन है, उसका अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उस ग्रुप में एनएसडी के ही हमारे एक सहकर्मी ने इस आशय का एक पोस्ट डाला कि एनएसडी से निकले बहुत सारे लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, एलुमनी एसोसिएशन को कुछ करना चाहिए। इस ग्रुप में कुछ 60-65 लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है लेकिन 60 लोग हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मैसेज पर सिर्फ 4 लोगों ने रिएक्ट किया। जूम मीटिंग की भी बात सजेस्ट की गई, जो 15 दिन बीत गए लेकिन नहीं हुआ। मैं यहाँ किसी की आलोचना या किसी के जिसको कहा जाए कि
किसी के ऊपर ब्लेम ठहराने के लिए नहीं बैठा हूँ, मेरा ये आशय नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कलाकार, चाहे वो प्रशिक्षित है, बड़े शहर का है, छोटे शहर का है, स्थिति कमोबेश एक जैसी है। स्थिति ऐसी आ गई है कि कभी भी किसी को राहत की कतार में खड़ा होना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत प्रयास नहीं किए गए, व्यक्तिगत प्रयास हो रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास की सीमा है। व्यक्ति व्यक्ति को मदद कर सकता है, व्यक्ति तमाम व्यक्तियों की मदद नहीं कर सकता है, उसकी भी अपनी एक सीमा है। अब ये जो जिम्मेदारी है ये संस्थानों को लेनी होगी और हम्बल होकर के ये जिम्मेदारी लेनी होगी। तरीका ढूंढना होगा कि वो कलाकार को कैसे मदद करें ताकि उसकी डिग्निटी भी बची रहे, वो डिग्निफाइड ढंग से उस तक मदद पहुंच सके, उसका तरीका ढूंढना होगा। इससे हम बच नहीं सकते हैं। ये कोई बहुत आनंद देने वाली स्थिति नहीं है। और जो मैं बात कह रहा था कि ये कला संस्थान हमारे हैं, हमें हस्तक्षेप करना होगा, सामूहिक नहीं तो व्यक्तिगत स्तर पे। और एटलीस्ट हम उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि भाई देखो, तुम्हारे बगल में तुमसे 10 कदम की दूरी पे लोग लाइन लगा के खड़े हैं, लेट्स थिंक समथिंग, कुछ उनके बारे में हम सोचें और कुछ करें। सो ये एक मेरा कलाकारों के संदर्भ में कंसर्न है। और आप देखिए कि ये बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत तंग करने वाला है। ये जो महामारी है, ये जो महामारी का जो दौर है, इसने आप देखिए कि हमारी यथार्थ को बदल दिया है, हमारा सच बदल गया है। यथार्थ का एक नया रूप हमारे सामने आया है जिसको हम न्यू नॉर्मल कह रहे हैं, जिसमें हम आप एक दूसरे से मिल तो सकते हैं लेकिन एक दूरी के साथ, उचित दूरी के साथ। छूना वर्जित है। लेडी मैकबेथ की तरह हम बार बार हाथ धोते हैं, फिर भी हम बच जाएं या बच पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये न्यू नॉर्मल कितना स्थायी सच और आने वाले जीवन का हिस्सा बनेगा ये पता नहीं। संभव है इसमें से कुछ हमारे जीवन का सच बन भी जाए। इसने हमारे व्यवहार और अभिव्यक्ति के तरीकों को बदल दिया है। इस बदले सच के साथ नाट्य कला की सामूहिकता पर सबसे अधिक खतरा है। यदि यह सच हमारे जीवन व्यवहार का हिस्सा बना तब हमें नाट्य कला जैसी विधा के तौर तरीके भी बदलने पड़ेंगे। अभी तो दूसरी लहर कम होनी शुरू हुई है, तीसरी लहर की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। पता नहीं उसके बाद और कितनी लहरें आएंगी। ये सब इतनी तेजी से हुआ है, अभी तक इसके बचाव का कोई फुल प्रूफ तरीका हमारे सामने नहीं आया है। वैक्सीनेशन भी आप देखिए कि कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर्स वैक्सीनेशन के बाद बूस्टर की बात करने लगे हैं कि हो सकता है 2 डोज लेने के बाद भी आपको कोरोना का खतरा बना रहेगा और कुछ समय बाद हो सकता है कि वैक्सीन का असर कम पड़ जाए, तो वैक्सीन के असर को बनाए रखने के लिए बूस्टर देना होगा, बूस्टर इंजेक्शन देने होंगे। सो इसका मतलब डॉक्टर्स ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो कोरोना का वैक्सीन है ये कोई अंतिम इलाज नहीं है, ये कोई पोलियो का टीका जैसा इलाज नहीं है कि इसके बाद आपको पोलियो नहीं होगा। इसके बाद भी होगा और इसके बाद भी आपको बूस्टर्स लेने होंगे, इंजेक्शन्स लेने होंगे, और वो पता नहीं वो बूस्टर का सिलसिला कब तक चलेगा, इंजेक्शन का। और आप देखिए कि ये जो महामारियों का इतिहास रहा है, महामारियों को जाने में समय लगा है, वो धीरे धीरे गई हैं। और वो एक तरीके से आप देखिए कि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर वो पड़ी हुई हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उनसे लड़ने लगता है। सो हम इतने इम्यून हो जाते हैं कि हम उनसे फाइट कर लें, इसमें बहुत समय लगता है। सो समय आप देखिए कि ये थोड़ा सा अनसर्टेन है, अभी एक तरह की अनसर्टेनिटी है। आने वाले समय में और कितने लॉकडाउन लगेंगे या लॉकडाउन न लगे तो भी स्थिति क्या पहले जैसी रहेगी? जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ या जहाँ तक जो कुछ अब तक हमने 1.5 साल में देखा है उसको देखते हुए लग रहा है कि संभवतः स्थिति पहले वाली नहीं रहेगी। अब जब स्थिति पहले वाली नहीं रहेगी तब ऐसे में कलाकार और शिक्षण, इनका क्या होगा? क्या पहले जैसी सामान्य स्थिति का या फिर
इस नई परिस्थिति में क्या सामान्य स्थिति का हम इंतज़ार करें कि पहले जैसी सामान्य स्थिति हो जाए, या ये जो नई परिस्थिति आई है, ये जो नई परिस्थिति आई है, इस नई परिस्थिति में कलाकर्म और शिक्षण के हम नए तरीक़ों पर विचार करें, उसकी खोजबीन करें। मुझे मालूम है कि बहुत तरह की बहस चल रही है, एंड मुझे ये भी मालूम है कि पिछले 10-12 दिनों से बहुत तरह की बातें की जा रही हैं, एंड मुझे मालूम है कि कहाँ क्या संकट है, कहाँ क्या सीमा है, किस तरह से संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें भेद है, वो संसाधन सबके लिए हर जगह उपलब्ध नहीं है। ये तमाम फैक्ट्स हम सबको पता है, ये हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि अनजानी बात है। बट इसके बावजूद सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा कि परिस्थिति पहले जैसी नहीं है। जब परिस्थिति पहले जैसी नहीं है, तब इस नई परिस्थिति का सामना भी हमको नए तरीके से करना होगा। पहले वाला तरीका इस नई परिस्थिति से लड़ने में काम नहीं करेगा। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे, तब हमें नए तरीके पे विचार करना होगा कि ये नया तरीका क्या होगा, और मिलकर तरीका ढूंढना होगा। कोई भी तरीका या कोई भी पद्धति प्रक्रिया में विकसित होती है, चाहे वो कला के संस्थान हो या शिक्षण संस्थान हो। आप देखिए कि इनकी जो पद्धति विकसित हुई है, उसकी एक पूरी प्रक्रिया रही है। आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को ही देख लीजिए, तो आज जो पढ़ाया जा रहा है या आज जिस तरह का एजुकेशन स्टूडेंट्स के बीच में दिया जा रहा है, ये एक पुरानी पद्धति से निकल कर के आया हुआ एजुकेशन है। सो ये प्रक्रिया से गुजर करके ही हम किसी पद्धति तक पहुंचते हैं। इस बदले समय में जो भी नया होगा वो आदान प्रदान और प्रक्रिया से होकर के निकलेगा। वैज्ञानिक तरीका भी यही है। विज्ञान भी किसी निर्णय पे इसी प्रक्रिया से होकर के गुजरता है, एंड फाइनली वो किसी एक जगह पे पहुंचता है। आप अपने मेडिकल साइंस को देखिए ना, हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मेडिकल साइंस को देख लें, आज के मेडिकल साइंस को देख लें। ये कोरोना के मरीज का इलाज कैसे हो रहा है आज के समय में? क्या इसका कोई फुल प्रूफ तरीका है डॉक्टर्स के पास? मेरी जानकारी में नहीं है। जैसे जैसे बीमारी के लक्षण सामने आते जा रहे हैं, डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पे मेडिसिन निर्धारित कर रहा है, एंड उसी मेडिसिन के आधार पे उन लक्षणों का इलाज कर रहा है। उसके पास कोई फुल प्रूफ मेडिसिन नहीं है, कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है। डॉक्टर भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, मरीज भी कर रहा है, परिवार भी कर रहा है। मेरा मानना यह है कि इस नई परिस्थिति में कलाकारों और शिक्षण संस्थानों को भी चुप बैठकर सामान्य परिस्थिति का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। चुप बैठे रहना और हम इस बात के इंतज़ार में बैठे रहें कि परिस्थितियां जब सामान्य होंगी तो हम आगे बढ़ेंगे, मुझे ये बहुत कोई लॉजिकल बात एंड बहुत कोई बुद्धिमत्ता से भरी हुई बात नज़र नहीं आती है। मुझे मालूम है कि नाट्य कला की ट्रेनिंग और प्रदर्शन एक ख़ास किस्म के स्पेस और आदान प्रदान की ज़रूरत से जुड़ा हुआ होता है। इसकी कला ही ऐसी है जो इससे जुड़ी हुई है, वो मिलनी भी चाहिए। उसकी जो मांग है वो भी जायज़ है, लेकिन चुपचाप बैठकर इंतज़ार किया जाए या विकल्प और नई संभावनाएं ढूंढी जाए, सवाल यह है। आप देखिए कि मेडिकल साइंस भी जो आज की डेट में जो कोरोना के टाइम में कैसे इलाज कर रहा है, वो बात करता है सेल्फ केयर और सेल्फ हेल्प की बात करने लगा अचानक से। हॉस्पिटलाइजेशन का जब ये अभाव हो गया सेकेंड फेज़ में, तो आप देखिएगा कि लोग होम क्वारंटीन हो गए, एंड होम क्वारंटीन हुए लोगों का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। अब जब ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा, लोगों में पैनिक मचा। ऑक्सीजन तो था नहीं, कहीं ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो लोग डॉक्टर के संपर्क में जा रहे हैं, एंड डॉक्टर उनको फ़ोन पे सेल्फ हीलिंग की, सेल्फ हेल्प के तरीके बतला रहा है। और वो बतला रहा है कि जब 95 से तुम्हारा ऑक्सीजन नीचे चला गया तो पेट के बल लेट जाओ।
पेट के बल लेटे रहो, थोड़ी देर पेशेंट को पेट के बल लिटा करके रखिए, फिर ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लीजिए, पेशेंट को थोड़ा चलाइए, ज़्यादा मत चलाइए। सो आप देखिए कि वो तौर तरीके वो वहाँ से गाइड कर रहा है, एंड पेशेंट भी सेल्फ हेल्प कर रहा है, अपने आप को अपनी केयर खुद कर रहा है, घर वाले लोग केयर कर रहे हैं। आप देखिए कि कितने सारे लोग यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारी ले रहे थे, यूट्यूब पे देख रहे थे कि भैया अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो क्या करें। और आप देखिए कि इस तरह के तमाम एडवाइस की भरमार लगी हुई थी कि आप ऐसे विपरीत परिस्थिति में क्या करेंगे। मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसा संकट का समय है कि इसमें कोरोना पेशेंट का ही ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हुआ है, कला का भी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। कलाकार, कला खतरे में है। ऐसे में इससे जुड़े हुए जो हम जैसे तमाम लोग हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे टीचर हो, चाहे प्रदर्शनकारी कला से जुड़े हुए कलाकार हों, हमको ये सेल्फ हेल्प की पद्धति अपनानी होगी। हमको तरीके ढूंढने होंगे कि वो तरीका क्या हो सकता है। सॉरी, ये बीच में पता नहीं कहाँ चला गया था। अंत में अपनी सिर्फ इस बात से कहूँगा, आई थिंक मैंने बहुत सारी बातें, कुछ जो मेरे मन में था, जो आ रहा था, वो मैंने आपसे कहा। अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि कर्म क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे, यही हमारी युद्ध भूमि है और यही हमारी कर्म भूमि है। हमें अपनी लड़ाई भी यहीं लड़नी होगी, हम बहस भी करेंगे और हम इसी भूमि पे रह के कर्म भी अपनी करेंगे। किसी कोने कंदरे में, किसी रेगिस्तान में, पहाड़ पे शरण ले लेने से समाधान नहीं मिलेगा। गौतम बुद्ध को भी बोधित्व जो है राजमहल में बैठ करके नहीं मिला था, निरंतर प्रयोग और भटकाव के बाद रास्ता दिखा था। प्रयोग और भटकने से आप घबराइए नहीं, इसी भटकने में समाधान है। भय का समय है, निराशा का समय है, लेकिन हताशा का नहीं है। सो आप हताश मत होइए, आप थोड़ा भटकिए, थोड़ा प्रयोग कीजिए, आपको समाधान मिलेगा। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि शायद स्थितियां भी पहले से बेहतर होंगी। अभी जितनी ख़राब स्थितियां हैं, जहाँ कि हम शायद इतनी दूरी से बात कर रहे हैं, ऐसी स्थितियां नहीं रहेंगी। हाँ, ये स्थिति भी बदलेगी, बट जो भी स्थिति है, जैसी भी स्थिति है, हम शिला की तरह तो नहीं रह सकते। हमें निरंतर अन्वेषण करना होगा, निरंतर खोज करनी होगी। सो इसके साथ, इसी बोधिसत्व एंड बोधि गौतम और बुद्ध के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं अपनी बात से किसी को आहत नहीं करना चाहता हूँ, ये मेरा मकसद नहीं था, और ना ही इस मंच का मकसद है किसी को आहत करना एंड कोई ब्लेम गेम खेलना। बट जो स्थिति है, जो संकट है, जो समस्या है, उसका चिंतन तो करना हमारा काम है, और बेबाकी से चिंतन करना काम है। सो तमाम लोग उसी बेबाकी के साथ चिंतन कर रहे हैं। उसी चिंतन में मेरे ये कुछ शेयर मैंने आपके साथ अपने विचार किए। अब अगर कुछ सवाल हों, और अगर गुंजन इजाज़त दें, कुछ समय इजाज़त दे रहा है, तो हम लोग 2-3 सवाल ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये मैं सवाल समझ नहीं पाया प्रहलाद नायक जी का। ये जो क्रिएटिव वे में पैसे इकट्ठा करना, समाज को संदेश पहुंचाना, सब इंडिपेंडेंट संस्थानों पर ही जिम्मेदारी है क्या? फिर आपने इतना अच्छा एक क्रिएटिव प्रोसेस को ड्रॉप करके खुद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मतलब एनएसडी में क्यों है? देखिए, ये एक प्रयास था, एंड वो प्रयास आप देखिए कि अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं,
और मैं आपको बतलाऊं कि मैं जो चंडीगढ़ में भी था, मैं पढ़ाने के सिलसिले में था, एंड मेरी दिलचस्पी पढ़ने में है। और जब मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ाने का मौका मिला और मुझे कहा गया कि क्या आप अपनी सेवा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को देंगे, तो मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ाने के लिए आ गया कि यहाँ मैं एक ऐसे लोगों को पढ़ा रहा था। वहाँ मैं अनुपम खेर के यहाँ पढ़ा रहा था। नेचुरली 12वीं पास बच्चे होते थे जिनको सिनेमा में जाना होता था। अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्टूडेंट जो है वो थिएटर किए हुए, थिएटर की गंभीरता वाले स्टूडेंट होते हैं, तो इनको पढ़ाना और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ाना निश्चित रूप से मेरे लिए एक अच्छा अवसर था। और चूँकि मैं पढ़ाई के क्षेत्र में रहना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आया, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आया। उसके पीछे और कोई वजह नहीं थी। और कोई, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सवाल। मेरे ख्याल से मुझे और कोई बहुत सवाल मुझे दिख नहीं रहा है, एक ही सवाल बार बार आ रहा है। अगर किसी का कोई और सवाल है तो आप प्लीज़ आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ। ओके, मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा सवाल है नहीं। मुझे पता है कि इससे पहले भी पूर्व के वक्ता भी बहुत सारी बातें पूर्व के वक्ताओं ने भी की हैं, और आपने उनसे भी सवाल किए हैं, तो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा जो आप शायद मेरी बात से भी करना चाह रहे हो, तो उसका जवाब आपके पास हो। साउथी ने लिखा है, आइडेंटिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन डिपेंड्स अपॉन द पीपल बाय हुम इट रन्स। यस साउथी, ऐसा मेरा मानना है कि संस्थान की पहचान इस बात पे डिपेंड करती है कि उसको कौन रन कर रहा है, वो कितना विजनरी है, कितना एबल प्रशासक है, इस बात पे डिपेंड करता है। एंड कितना वो जिसको कहा जाए कि इंक्लूसिव है, उसके पास कितना इंक्लूसिव विज़न है। क्योंकि ये देश एक ऐसा देश है जो बहुधर्मी है। इसमें तमाम तरह की विधाएं, तमाम तरह की कलाएं हैं। एक तरफ जहां आप देखिएगा कि कॉस्मोसिटी में किए जाने वाले बहुत ही हाईली एक्सपेरिमेंटल नाटक हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण अंचल में किए जाने वाले बहुत ही देसी और भदेस नाटक भी हैं। सो आपको दोनों की एक बहुत अच्छी, इन तमाम चीज़ों की एक अच्छी समझ होनी होगी, एंड उन तमाम का रिप्रेजेंटेशन करना होगा आपको राष्ट्रीय स्तर पे। अदरवाइज़ आप गलत करेंगे, गड़बड़ करेंगे, ब्लंडर करेंगे। सो निश्चित रूप से ये काम बिना विजनरी एंड बिना एबल पीपल एंड एबल लीडरशिप के नहीं हो सकती है। सो मेरे ख्याल से गुंजन, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। शायद या तो मैंने बहुत अच्छा बोला है जिसकी वजह से सवाल नहीं आ रहे, या मैंने बहुत ख़राब बोला है जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। बट एनीवे, अच्छा या बुरा जो भी था वो मेरे अपने व्यक्तिगत विचार थे। सो आप सब आए यहाँ पे और आपने पार्टिसिपेट किया, आपने सुना, बड़ी गंभीरता से लगातार सुनते रहे। सो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके प्रवीण गुंजन एंड फैक्ट रंगमंडल का एक बार वापस से धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। और मैं आभारी हूँ अपने पूर्व के वक्ताओं का, जिनकी बातचीत सुन करके मुझे बहुत सारे चिंतन के नए बिंदु मिले, एंड मैंने अपनी बातचीत में उनके भी बहुत सारे चिंतन को अपना चिंतन बनाने का प्रयास किया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुंजन। थैंक्स अ लॉट।